पूरा का पूरा निदेशक मंडल था, इसको भी भंग कर दिया गया, इसको भी बंद कर दिया गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस एग्जाम रेल के अंदर। और प्लेटफॉर्म से आप लोग चढ़ चुके हैं बिना किसी टिकट के, और वो बिना कोई टिकट के ही आज की इस क्लास को भी हम समझने वाले हैं। मतलब कोई टिकट यहाँ पर लगने वाला है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी की पूरी क्लास है आप लोगों के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी की हम क्लास को चलाते हुए आज 4th नंबर या चौथे नंबर की क्लास को करने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं, और उन 3 क्लासों के अंदर हमने भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के संवैधानिक विकास को समझने का प्रयास किया है। और दोस्तों, पहली क्लास के अंदर तो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जान लिया था, उसके बाद हमने भारत के संवैधानिक विकास को समझा, और भारत के संवैधानिक विकास को समझने के बाद मैंने आपको बताया था कि हम 2 चरणों में उसको समझेंगे। उसका पहला चरण भी हम कल की क्लास में या लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर देख लें, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा ये पॉलिटी या पूरा का पूरा जो राजनीति विज्ञान है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्त, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय संवैधानिक विकास के दूसरे चरण को, जिसको हम जानते हैं क्राउन रूल के नाम से। और कंपनी का जो शासन था वो अब समाप्त हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में या कल की वीडियो में हमने उन सभी बातों को, उन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, जो बातें कंपनी के द्वारा भारत के अंदर लागू की गई थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अब 1857 में जब 1853 का लास्ट एक्ट इन लोगों का आ जाएगा, यानी कि कंपनी का आ जाएगा, तो उसके बाद हम 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद भारत के अंदर कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। और जब ब्रिटिश के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद, तो लागू हो जाएगा क्राउन का शासन। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जो क्राउन का शासन था ये किस रानी के द्वारा लागू किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था भारत के अंदर, उस समय ब्रिटिश की महारानी हुआ करती थी, महारानी विक्टोरिया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो महारानी विक्टोरिया थी, इन्होंने ही कंपनी के शासन को समाप्त किया। और कंपनी के शासन को समाप्त करने के बाद एक भारत शासन अधिनियम बनाकर भारत भेजा। और जिस समय इन्होंने भारत शासन अधिनियम बनाकर भारत भेजा था, उस समय भारत में, ध्यान रखेंगे, भारत के जो गवर्नर जनरल था, यह भारत का गवर्नर जनरल था, वो कौन था? तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है, वो था लॉर्ड कैनिंग। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड कैनिंग, इस लॉर्ड कैनिंग को भेजा गया था ये भारत शासन अधिनियम। तो आप फटाफट से हेडिंग बना लेंगे। पहला ही जो हमारे पास पढ़ने के लिए है 1853 एक्ट के बाद, वो है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। और इसी भारत शासन अधिनियम को हम क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब महारानी विक्टोरिया के द्वारा ये 1858 का एक्ट बनाकर भारत भेजा गया, तो इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए। और वो जो भी प्रावधान किए गए थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से हैं, तो उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को बहुत जल्दी से। लेकिन उससे पहले आपको करना है क्या, फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर देना है, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो को पसंद अगर आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है। मतलब अभी तो कहीं नहीं जाना है, अभी तो बने रहना है भाई लास्ट तक। यानी कि ये चीज़ें आपको समझनी है, आपको पढ़नी है, ये आपके फ़ायदे की चीज़ें, मेरे फ़ायदे की नहीं है। मैं तो पढ़ चुका हूँ इन चीज़ों को, आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि आपको लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है। कमेंट करके अपने राय, अपने सुझाव हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, चलिए। अभी जो लॉर्ड कैनिंग था ये उस समय गवर्नर जनरल था। तो ये जो महारानी विक्टोरिया थी, इन्होंने भेजा एक भारत शासन अधिनियम की एक मतलब
तिपन्ना तैयार किया कुछ इस तरह से कि लो भाई इसको जाओ, मतलब इसको भारत भेज दो, और इसके तहत कुछ बातें लिख कर या कुछ प्रावधान लिखित में पहुंचा दो। और दोस्तों जब ये लिखित में प्रावधान आ गए थे तो आपको ध्यान रखना है कि भारत शासन अधिनियम को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही पढ़ा गया था। और कहाँ पढ़ा गया था? तो आपको ध्यान रखना है इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। और किस रूप में पढ़ा गया? तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, सार्वजनिक रूप में, या यूं कहें कि पब्लिकली इस भारत शासन अधिनियम को पढ़ा गया था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, जो भेजा तो गया महारानी विक्टोरिया के द्वारा और पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जब इसको पढ़ा जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है, इसी एक्ट को या इसी भारत शासन अधिनियम को हम क्या कहते हैं? दोस्तों ध्यान रखेंगे इस भारत शासन अधिनियम को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, या अगर इंग्लिश में इसको कहें तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? तो मैनिफेस्टो ऑफ महारानी विक्टोरिया, मैनिफेस्टो ऑफ महारानी विक्टोरिया। बोलो बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो महारानी विक्टोरिया का ये घोषणा पत्र था, ये मैनिफेस्टो था, भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 में भारत आया। और इस 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था, जो भारत का गवर्नर जनरल था। और इस लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जब इसको पढ़ा गया तो इसने सबसे पहली ही बात ये यूं कहें कि इसने पढ़ने में क्या कहा था कि भाई अभी तक जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल हुआ करता था, अभी तक जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब वो गवर्नर जनरल वायसराय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ध्यान रखेंगे, अब वो गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा? वायसराय हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे वायसराय का मतलब होता है राजा की आवाज़ या वॉइसरॉय, ठीक है, राजा की आवाज़। तो ये वायसराय बन गया लॉर्ड कैनिंग। और इसी के तहत आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड कैनिंग था, यही भारत का क्या बना दोस्त? अंतिम गवर्नर जनरल बना। और ये जो लॉर्ड कैनिंग था यही भारत का प्रथम वायसराय बना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो वो भी कौन है? आपका लॉर्ड कैनिंग। चलिए, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, उम्मीद ये करता हूं। अब इसके तहत प्रावधान क्या थे? दूसरा या अगला प्रावधान आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रशासन चलाया जाने लगा था भारत का। अलग अलग प्रावधानों के तहत, अलग अलग एक्ट के तहत हमने इस बात को समझा है। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? बंद हो गई। उसके बाद अगला प्रावधान आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर या भारत के अंदर इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, जिसमें 24 सदस्य इनिशियली थे, शुरुआत में थे, और उन 24 सदस्यों की संख्या 6 घटाकर 18 कर दी गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का डिपार्टमेंट था, या ये यूं कहें कि ये जो पूरा का पूरा निदेशक मंडल था, इसको भी भंग कर दिया गया, इसको भी बंद कर दिया गया। ये देखिए मैंने जो काटने का निशान लगाया, इससे आप ये ना समझें कि कुछ लिखा हुआ था सर से वो गलत हो गया इसलिए काट दिया। भाई गलत नहीं हुआ है, सही लिखा है, उसको बंद कर दिया गया इसलिए काटा है, ठीक है। तो सीओडी को भंग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगला प्रावधान क्या होगा कि इसी एक्ट के तहत 1858 के एक्ट के तहत वीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी भंग कर दिया गया। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंद कर दी गई, बीओसी को भंग कर दिया गया और साथ ही सीओडी को भंग कर दिया गया,
और वायसराय बना दिया गया किसको, जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसी को। तो उसके बाद क्या होगा कि जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने खुद को भारत की समासरी घोषित किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारत की समासरी का इंग्लिश मतलब आप अगर समझने का प्रयास करें तो एम्पीरियर, वो क्या है, एम्पीरियर, यानी कि अब भारत में किसका शासन रहेगा, वो रहेगा क्राउन का शासन। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्राउन रूल बोल रहे हैं। इसी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको क्राउन्स रूल बोल रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था तो वही सिपाही विद्रोह कारण बना था कंपनी रूल को समाप्त करने का या कंपनी को बंद करने का। क्योंकि सिपाही विद्रोह ही किसकी वजह से हुआ, कंपनी की वजह से, या कंपनी के कर्मचारियों या कंपनी के लोगों की वजह से। जो बात विक्टोरिया को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि भाई अब तुम आ जाओ वापस बेटा, तुम्हारे बस की है नहीं व्यापार करना, लेकिन तुम व्यापार अगर वहां करोगे तो शासन हम करेंगे। क्या कहा मैंने, व्यापार अगर तुम करोगे तो शासन हम करेंगे। तो पहले शासन और व्यापार दोनों इन्हीं के पास आ चुका था, मुगल बादशाहों से। लेकिन अब शासन किसके पास रहेगा, महारानी विक्टोरिया के पास। और महारानी विक्टोरिया का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा उस व्यापार के अंदर भी, जो व्यापार किया जा रहा था किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो कंपनी तो बंद कर दी गई, लेकिन इसके कुछ सदस्य अभी बचेंगे। वो देखिए आगे कैसे बचेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि सम्रासी या समासरी घोषित कर दिया था रानी विक्टोरिया ने अपने आप को। हालांकि इसकी ताजपोशी अभी नहीं होगी, इसकी ताजपोशी होगी 1877 में। 1877 में जब दिल्ली दरबार लगाया जाएगा तब इसकी ताजपोशी होगी, और जो दिल्ली दरबार लगाया जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी एक्ट के तहत, अच्छा आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति में या 1857 के रेवोल्यूशन में बहादुर शाह जफर द्वितीय को या बहादुर शाह जफर सेकंड को, जो कि मुगल बादशाह था, उसको रंगून भेज दिया गया था, है ना। उसको रंगून में डाल दिया गया था, जेल के अंदर डाल दिया गया था। सभी लोग जानते हैं इस बात को। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, कि समासरी से जब घोषित हो गया 1877 में इसकी ताजपोशी होगी, और ताजपोशी होगी दिल्ली के दरबार लगाया जाएगा उस समय, ठीक, लॉर्ड लिटन के द्वारा। हालांकि ये पॉइंट आपका पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं है, ये हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली दरबार, ये दिल्ली दरबार लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगला प्रावधान आपको ध्यान रखना है कि यही भारत के अंदर इस समासरी या महारानी के द्वारा एक पद का क्या किया जाएगा, नए रूप से, या उस पद का आप कह सकते हो नियुक्ति की जाएगी, या यूं कहें कि एक पद का सृजन किया जाएगा, मतलब पद सृजित किया जाएगा। अब भाई नॉर्मल सी बात है, जब नया पद है तो सृजित करना ही या सृजित कहना इसको ज़्यादा उचित होगा ना। तो ये जो नया पद सृजित किया जाएगा वो कौन सा होगा, ध्यान रखेंगे, राज्य परिषद का पद होगा। और ये जो राज्य परिषद का पद होगा, सॉरी राज्य परिषद नहीं, राज्य सचिव का जो पद होगा, ये राज्य सचिव का जो पद होगा, इसका सृजन किया जाएगा किसके द्वारा, 1858 एक्ट के द्वारा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो राज्य सचिव का पद यहां से सृजित किया गया, इसी पद की या इसी व्यक्ति की मदद करने के लिए एक गठन किया जाएगा। उस राज्य सचिव की मदद के लिए गठन किया जाएगा भारतीय परिषद का, ना कि राज्य परिषद का। तो भारतीय परिषद का गठन किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय परिषद का गठन होगा, इसके तहत 15 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। और ये जो 15 सदस्य होंगे दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन 15 सदस्यों में 7 सदस्य प्लस 8 सदस्य, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं 7 सदस्य प्लस 8 सदस्य। 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो 15 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब यहाँ पर जो 8 सदस्य होंगे वो तो ब्रिटिश के क्राउन के द्वारा, या यूं कहें कि ब्रिटिश शासन के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और जो 7 सदस्य होंगे वो कंपनी के मालिकों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो कंपनियां भारत के अंदर व्यापार कर रही हैं, कंपनी के मालिकों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जो कंपनियां भारत में
व्यापार कर रही हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई कि 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, 7 सदस्य कंपनी के मालिकों के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये बात आपको समझनी है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जो कंपनी के मालिक और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सदस्य नियुक्त किए गए, इसका मोटा मोटा मोटिव क्या है या मेन मोटिव क्या है, वो यही है कि कंपनी तो बंद कर दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंद कर दी गई, लेकिन व्यापार को सुचारू रखने के लिए या व्यापार का संचालन रेगुलर करने के लिए या यूं कहें कि उसको लगातार बनाए रखने के लिए कंपनी के मालिकों के द्वारा 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई, जो राज्य सचिव की मदद करने के लिए बनाए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि मदद के साथ साथ ही ये क्या करेंगे, व्यापार को अपने बढ़ावा देते रहेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब व्यापार करने के लिए या मदद करने के लिए इस पूरे राज्य सचिव की भारतीय परिषद का गठन हुआ, तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं भारतीय परिषद प्लस राज्य सचिव, ये जो पूरा आप देख रहे हैं भारतीय परिषद प्लस राज्य सचिव, इसको कहा जाएगा गृह सरकार। क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसको गृह सरकार, या आप कहें तो होम गवर्नमेंट। क्या कहा जाएगा? इसको गृह सरकार कहा जाएगा, या आप कहें तो होम गवर्नमेंट कहा जाएगा। बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई? अगर आ चुकी है तो फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और मैं आपको बता दूं, यही प्रावधान जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, यही कुछ मुख्य प्रावधान है जो 1858 के भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किए गए। बाकी के जो प्रावधान है दोस्तों, वो अगला एक्ट या अगला अधिनियम भारत आएगा उस अधिनियम के तहत किए जाएंगे, लेकिन जो शासन रहेगा वो क्राउन का ही रहेगा। और ये मैं समझता हूं आप नोट कर चुके होंगे पहले भी कि जो क्राउन शासन है वो 1858 से कब तक चलेगा? 1947 तक या 1947 तक चलेगा। तो जल्दी से फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप लोगों के पास है 2 सेकंड का ये टाइम। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। और मुझे आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, कैसे आपको ये वीडियोस लग रही हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक है नीचे दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लें, या डायरेक्टली भी हमें आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और डायरेक्टली आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। यार नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे रास्ते हैं इंटरेक्शन करने के या बातचीत करने के, तो आप किसी भी तरीके से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन सभी बातों में जो भी अगर आपका डाउट है वो आप डाउट हमसे जान सकते हैं। उम्मीद की जाएगी कि अगले वीडियो में जब भी आपके कमेंट के बाद या आपके डाउट के बाद वीडियो बनेगा, उस वीडियो के अंदर आपके डाउट को शामिल किया जाएगा। और डाउट को शामिल करने के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं हुआ तो आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा, या आपके डाउट को क्लियर करने के लिए जितना भी पॉसिबल हो सकेगा वो काम यहाँ से किया जाएगा। चलिए दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम की। और ये जो भारतीय परिषद अधिनियम आएगा, ये ध्यान रखेंगे, पिछला वाला क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। और अगला वाला क्या है, ये क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सही से, आप हेडिंग बना लेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम। देखो दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ से अभी पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग चाहें तो साथ साथ नोट करें, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ उन शब्दों को भी नोट करें, और चाहें तो इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके रखें। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उन सभी चीज़ों को, जैसे ही आप वीडियो को पूरा देख लें, ये वीडियो पूरा हो जाए, तो उसके बाद स्क्रीनशॉट में से अपनी नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लें, ताकि ये नोट्स प्रॉपर रूप से आपके पास अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अभी जो भारतीय परिषद अधिनियम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि ये भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद आया। और ये कब आया था? तो डेट आपको ध्यान रखनी है, 1861 या 1861। ठीक है, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम भारत आया। और इस भारतीय परिषद अधिनियम के तहत कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे वो आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों, सभी लोग जानते हैं इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही अच्छे लेवल पर, कि जो भारत परिषद अधिनियम भारत आया था, इस भारत परिषद अधिनियम से पहले यानी कि 1860 में 1860 में हमारे ही देश भारत में बजट पेश किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखेंगे,
पहली बार ऐसा हुआ था कि जब बजट पेश किया गया हमारे देश भारत में, या यूं कहें कि पहली बार बजट पेश कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये 1860 में किया गया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जेम्स विलिसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, जेम्स विलिसन के द्वारा ये भारतीय बजट पेश किया गया था, विलिसन। ठीक, ध्यान रखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी मैं मार्क कर देता हूँ, स्टार पॉइंट बना देता हूँ। नेक्स्ट जब भी इसका जिक्र आएगा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने स्टार मार्क बनाया था इस पॉइंट को। ठीक है, जब भी इसका जिक्र आएगा। चलिए, अब इसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 1860 में एक इंपॉर्टेंट काम और हुआ था। हालांकि हम बात कर रहे हैं 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की, लेकिन मैं आपको 1860 की कहानी बता रहा हूं कि 1860 में एक इंपॉर्टेंट काम और हुआ था। और वो इंपॉर्टेंट काम ये था कि भारत देश के अंदर, ध्यान रखेंगे, भारत देश के अंदर इंडियन पैनल कोड, जिसको हम आईपीसी भी बोलते हैं इन शॉर्ट, या हिंदी में अगर कहें तो इसको हम कहेंगे भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता का गठन किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या किया गया था, गठन किया गया था 1860 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत 1861 में। किसको? आईपीसी को या इंडियन पैनल कोड को। हिंदी में लिख लेंगे इसको क्या, भारतीय दंड संहिता। सभी लोग जानते हैं इसका मीनिंग, मतलब क्या है दोस्त। अगर किसी भी अपराधी को सजा दी जाती है तो वो आईपीसी सेक्शन के तहत या इंडियन पैनल कोड्स के तहत ही दी जाती है। आईपीसी की धारा उसके ऊपर लगाई जाती है। और यूपीएसआई का जो बैच आ रहा है, बैच नहीं मतलब जो वैकेंसीज आ रही हैं यूपीएसआई की, उस यूपीएसआई की वैकेंसीज में आप इंडियन पैनल कोड को भी तैयार करके जाइएगा, आईपीसीज को भी तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं। सभी लोग जानते हैं आईपीसी या बेसिक लॉ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इंडियन पैनल कोड से जो धाराएं हैं, किस सजा के लिए कौन सी धाराएं अप्लाई की जाती है, उन सभी को आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 1861 में एक इंपॉर्टेंट काम और हुआ था। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत एक इंपॉर्टेंट काम और हुआ था कि जो भारत का वायसराय होगा, जो भारत का वायसराय होगा, और ध्यान रखेंगे वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था अभी। तो जो भारत का वायसराय होगा उसको या वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जारी करने का अधिकार दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब 1861 में भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, तो इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि कानून बनाने के लिए इसके हाथ पैर और ज़्यादा खोल दिए गए। नॉर्मल सी बात है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसी 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत 1862 में या 1862 में एक इंपॉर्टेंट काम और होगा। और वो इंपॉर्टेंट काम क्या था कि भारत के 3 प्रांतों में या भारत के 3 प्रोविजंस में उच्च न्यायालयों का, यानी कि कहें तो हाई कोर्ट्स का गठन होगा। और वो उच्च न्यायालय कौन कहाँ रहेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वो रहेंगे आपके कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और ध्यान रखेंगे 3 हाई कोर्ट का गठन 1860 में। कहाँ कहाँ मैं लिख देता हूँ, कोलकाता, यह इसको कलकत्ता भी कहा जाता है, कोलकाता, बम्बई और जिसको बॉम्बे हम कह सकते हैं, और मद्रास। ये 3 प्रांत आपको ध्यान रखने हैं। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के तहत या मद्रास के अंदर 3 हाई कोर्ट का गठन या 3 उच्च न्यायालयों का गठन किया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1862 में 1861 के इस शासन अधिनियम के तहत एक इंपॉर्टेंट काम और होगा। और वो इंपॉर्टेंट काम क्या था कि भारत में पोर्टफोलियो कमीशन का आगमन होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो पोर्टफोलियो कमीशन भारत में, इस कमीशन का आगमन होगा। इस कमीशन को ही हम कहेंगे क्या कि पोर्टफोलियो कमीशन के तहत
भारत में विभागीकरण की शुरुआत की गई। और जो विभागीकरण या डिपार्टमेंट्स बनाए गए, इन डिपार्टमेंट की शुरुआत कहाँ से ही की गई है? 1862 में की गई। 1861 के इस भारतीय शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। और भारतीय परिषद अधिनियम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंडियन काउंसिल एक्ट कहेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट कहेंगे। 1861 ठीक है, 1861। चलिए भाई 1861 को तो हम यही लिखेंगे ना अंग्रेजी में, और कुछ थोड़ा लिख देंगे। चलिए भाई नॉर्मल सी बात है। तो मेरे दोस्त यहाँ तक की बात मैं समझता हूँ आपको समझ में आ चुकी है। इन पॉइंट्सों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और कि विभागीकरण का जनक या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन इन इंडिया, तो वो कौन है? ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन या विभागीकरण का जनक कौन, किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को ही कहा जाता है। यही था इस समय वायसराय भारत में। इसी के द्वारा पोर्टफोलियो कमीशन भारत आया, और इसी के द्वारा जब भारत आया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कमीशन, पोर्टफोलियो कमीशन भारत आया, तो इसी ने विभागीकरण की शुरुआत की या क्लासिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, चलिए दोस्त यहाँ तक की सारी बात मैं समझता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। और अगर आ चुकी है तो फटाफट से कर दीजिए लाइक वीडियो को, और लाइक का बटन दबाकर शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अच्छा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे जल्दी फटाफट। यहाँ लिखा हुआ क्या था? ये 1860 लिखा हुआ था। आईपीसी दंड को क्या किया गया है? फॉर्मेशन, गठन किया गया है। ये 1861। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, या अगले प्लेटफॉर्म की ओर चलते हैं हमारी इस एग्जाम रेल को लेकर। दोस्तों ये जो एग्जाम रेल है बड़ी चुक चुक करती हुई चल रही है, तो आप लोग बने रहें एग्जाम रेल में। और हाँ भाई खिड़की विड़की से हाथ बाहर मत निकालना, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे ही फोकस करना, बाकी इधर उधर दिमाग में ना दौड़ाएं। और पढ़ाई पे फोकस करने के बाद चीज़ों को अच्छे से समझें, ध्यान से समझें, नोट्स भी बनाएं। ठीक है, चलिए दोस्त इसके आगे की कहानी हम शुरू करेंगे। और इसके आगे की कहानी दोस्तों ये है कि अब भारत के अंदर ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आ चुका था, इसके बाद भारत के अंदर जागृत होने लगी थी नेशनलिज्म की भावना या राष्ट्रवाद की भावना। और लोगों के अंदर इस बात की जागृति आने लगी थी कि भाई अब हमारे भारत में जो अंग्रेजों का शासन है ये समाप्त होना चाहिए, यानी कि अब भारत के अंदर से हमें अंग्रेजों को भगाना चाहिए। लेकिन इतने बड़े लेवल पर अभी ये कहानी नहीं चल रही थी, और इसी बात का एक परिणाम निकल कर आया कि भारत के अंदर, दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत के अंदर गठन हुआ एक पार्टी का, और उस पार्टी को आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी। और कब हुआ था गठन? दोस्तों ध्यान रखेंगे, कांग्रेस पार्टी का गठन होगा 28 दिसंबर 1885 को। और अभी जो पीछे जो 28 दिसंबर की डेट निकली है, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था। राहुल गांधी ने इनॉर्गेनेशन किया था, या यूँ कहें कि ध्वजारोहण किया था। इनॉर्गेनेशन नहीं, ध्वजारोहण किया था, या नेशनल फ्लैग का यहाँ पर क्या किया था? फ्लैग मार्च भी किया गया था। ठीक है, तो कांग्रेस ने अपना स्थापना किया, या कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, ये बात ध्यान रखेंगे। और जब कांग्रेस पार्टी का गठन हो जाएगा भारत के अंदर, तो हमारे ही देश भारत में लीडर्स, या यूं कहें लीडर्स का यूनिटी बनना शुरू हो जाएगा, लीडर्स एकत्र होना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का गठन तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, लेकिन इसका गठन किसके द्वारा किया गया, या इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको ध्यान रखना है वो नाम है दोस्तों A.O. ह्यूम। क्या है? A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया। और ये जो कांग्रेस शब्द था वो आप सभी लोग जानते हैं USA से लिया गया, और USA के सदन को ही कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो USA से कांग्रेस का शब्द लिया गया, और कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में 28 दिसंबर को। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी।
इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1891 में 1891 में 1891 में इसी कांग्रेस के आगे दो शब्द जोड़े जाएंगे और वो दो शब्द कौन कौन से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, या यूं कहें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये यूं कहें कि इसी कांग्रेस के आगे दो शब्द जोड़े गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में हम इंडियन कांग्रेस को या इस कांग्रेस को केवल कांग्रेस ना कहकर इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको आईएनसी भी बोलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के आगे ये जो दो शब्द हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये किस व्यक्ति के द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये नाम है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। नौरोजी बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित या बहुत ज़्यादा सीनियर व्यक्ति थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो शब्द जोड़े गए कांग्रेस से पहले 1891 में, और 1885 में स्थापना हो गई थी किसकी? कांग्रेस की। और भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का जागृत या राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से जागृत होने लगेगी, और इसी राष्ट्रवाद का स्वरूप रहेगा, ध्यान रखेंगे, यूं कहें कि इस राष्ट्रवाद की भावना का ही कारण रहेगा कि हमारा देश अब आज़ाद होगा। लेकिन अभी आज़ाद होने से पहले कुछ कंडीशंस और भी रहेंगी, और ध्यान रखेंगे उन सभी कंडीशंस को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब 1891 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन चुका था, तो अब अगला एक परिषद अधिनियम भारत आएगा, और उस अधिनियम को हम कहेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्या कहेंगे? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या यूं कहें इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो जब 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत आएगा, तो मैंने अभी एक स्टार पॉइंट आपको बताया था कि बजट 1860 में पेश किया गया था पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारतीयों को इस भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने के तो अधिकार दे दिए गए, लेकिन ध्यान रखेंगे मतदान के अधिकार नहीं दिए गए। अब यहीं से एक कॉन्क्लूजन शुरू होगा, यहीं से एक प्रॉब्लम शुरू होगी, और वो प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों? ध्यान रखेंगे, वो प्रॉब्लम क्या होगी कि अब हम भारतीय या हम भारत के लोग अपने ही अधिकारों की मांग उठाना शुरू कर देंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी का गठन हो जाएगा, तो निर्वाचन प्रक्रिया की भी शुरुआत हो जाएगी, और भारत में पहली बार बजट पेश किया जाएगा। मताधिकार तो होगा, बजट पर बहस करने का अधिकार तो होगा, लेकिन मत करने का अधिकार नहीं होगा भारतीयों को। तो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ना होगी, नॉर्मल सी बात है। तो आप फटाफट से इसका क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को पढ़ेंगे, लेकिन कल की वीडियो में या अगली क्लास में, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक छोड़ते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। बाकी हम नोट डाउन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या समझेंगे भी बहुत अच्छे लेवल पर। लेकिन मैं समझ रहा हूँ आप लोग जितना मुझे यहाँ से एफर्ट करने पड़ रहे हैं, जितनी मेहनत मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे। आपको सिंपल सा करना है कि इन वीडियोज़ को शेयर करना है दोस्तों के साथ। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को शेयर करना है। नॉर्मल सी बात है यार, इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। तो फटाफट से मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, मेरे बच्चों, लल्लाओ, प्यारे प्यारे लल्लाओ, इन चीज़ों को जल्दी से फटाफट से कर दो शेयर। जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करने के बाद ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाएं। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रेल, और इस एग्जाम रेल का सफ़र आज यहीं तक हम समाप्त करेंगे। शुरू करेंगे अगले क्लास में, अगले प्लेटफॉर्म से आगे की कहानी को। बाकी टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।